आज हमने एनसीईआरटी 7th क्लास की भूगोल का तीसरा चैप्टर उठाया है जिसका नाम है हमारी बदलती पृथ्वी। और इस टॉपिक के अंतर्गत हम अर्थ मूवमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। पृथ्वी के अंदर और पृथ्वी के बाहर कुछ प्रकार की गतियाँ होती हैं, उनको पढ़ेंगे। जिसमें से पृथ्वी की ये जो गतियाँ हैं, अंतर्जनित बल, बहिर्जनित बल, और इसके बाद प्रमुख स्थलाकृतियाँ हैं, इनको हम स्टडी करेंगे। चलिए देखते हैं। पृथ्वी के अंतर्गत जो बल काम करते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। जो पृथ्वी के अंदर काम करने वाले बल होते हैं उन्हें अंतर्जनित बल कहा जाता है, और जो पृथ्वी की बाह्य सतह पर बाहर काम करते हैं बल, उनको एक एक्सोजेनिक फोर्स के नाम से जाना जाता है। अंतर्जनित बल को हम दो भागों में बांट सकते हैं, आकस्मिक बल एवं पटल विरूपण बल। इसको थोड़ा ध्यान समझते हैं। पृथ्वी के अंदर जो भी फोर्स काम करते हैं उनमें से वो कुछ ऐसे फोर्स होते हैं जो अचानक आपको उनका इम्पैक्ट प्रदर्शित होता है या दिखाई देता है। कुछ ऐसे फोर्स काम करते हैं जिनका जो प्रभाव है वो आपको धीरे धीरे दिखाई देता है, धीरे धीरे से आपको समझ में आता है। तो ऐसे बल, पृथ्वी के अंदर काम करने वाले ऐसे बल जो आकस्मिक रूप से आपको उसका रिजल्ट मिल जाता है देखने को, ऐसे को आकस्मिक बल कहा जाता है। जैसे भूकंप आता है तो भूकंप अंतर्जनित बल है। पृथ्वी के अंदर तनाव होगा, पृथ्वी के प्लेटों में तनाव होने की वजह से भूकंप आता है। ज्वालामुखी भूस्खलन, ये सारी प्रक्रियाएं पृथ्वी के अंदर के तनाव की वजह से होती हैं, पृथ्वी के अंदर बल जो काम करता है उसके कारण होती हैं, और ये सारी चीज़ें तुरंत आपको दिखाई देती हैं। इस वजह से इसको आकस्मिक बल के अंतर्गत रखा जाता है। पटल विरूपण बल ऐसे बल होते हैं जो पटल को विरूपित कर देते हैं। पटल को विरूपित करने का मतलब है पृथ्वी की क्रस्ट को के रूप को बदल देते हैं, और ये बल हमेशा याद रखिए धीमे धीमे काम करते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है पर्वत निर्माणकारी बल। पर्वतों का निर्माण ऐसे ही होता है, पटल जब विरूपित हो जाती है और धीरे धीरे प्रक्रिया चलती है तो पर्वतों का निर्माण होता है। आपसे सीधा से एक प्रश्न पूछता है एग्जाम में कि पर्वतों का निर्माण किस प्रकार के बल के कारण होता है, वहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा पटल विरूपण बल। तो अंतर्जनित पृथ्वी के अंदर जो भी बल काम करते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। आकस्मिक, जो जल्दी से तुरंत आपको उसका इम्पैक्ट समझ में आएगा। पटल विरूपण बल ऐसे बल होते हैं जिसका इम्पैक्ट धीरे धीरे समझ में आता है। पर्वतों के निर्माण में आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि काफ़ी समय लगता है, और आज भी जैसे हिमालय है उसका निर्माण हो रहा है। बहिर्जनित बल ऐसे बल होते हैं जो पृथ्वी की क्रस्ट पर वो काम भी करते हैं और उसका जो प्रभाव है वो भी पृथ्वी की क्रस्ट पर ही दिखाई देता है। जैसे ये कुछ हैं, अपर्दन एवं निक्षेपण की क्रिया के परिणाम स्वरूप ये काम करते हैं। अपर्दन एवं निक्षेपण कैसे होगा? पृथ्वी के ऊपर तमाम सारी चीज़ें हैं, तो जो स्थलाकृतियाँ हैं उनका ये सारे जो जितने भी लोग हैं ये सारे लोग क्या करेंगे? अपर्दन, अपक्षय करेंगे, अपर्दन करेंगे, निक्षेपण करेंगे। इन सारी प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप ये पृथ्वी के क्रस्ट पर उनकी संरचना को बदलते रहते हैं, और इसकी संरचना बदलने के बाद ये तमाम सारी नई नई संरचनाओं को बनाते हैं। तो उन संरचनाओं को पढ़ेंगे कि नदी के अपक्षय और निक्षेपण से नदी के अपर्दन और निक्षेपण से किस प्रकार की संरचनाएं बनती हैं। समुद्री तरंग जो है, समुद्र की जो लहरें हैं वो अपर्दन और निक्षेपण के परिणाम स्वरूप किन किन चीज़ों का निर्माण करती हैं, उनके नाम हमको पढ़ना पड़ेगा पवन के द्वारा। ठीक है, वैसे इस बुक में आपको हिमनद के बारे में नहीं मिलेगा। तो इन तीन के बारे में हमको पढ़ना है कि किस तरह से पृथ्वी के ऊपर सतह पर अपक्षय और अपर्दन और निक्षेपण के परिणाम स्वरूप किन किन संरचनाओं का निर्माण करते हैं। तो इन दो टॉपिक को आप उस चैप्टर में स्टडी करना है। सबसे पहला टॉपिक हम लेते हैं अंतर्जनित बल। अंतर्जनित बल के अंतर्गत भूकंप और भूस्खलन को आपको मैं बताऊंगा, क्योंकि ज्वालामुखी से ज़्यादा खास प्रश्न नहीं बनते हैं। एनसीईआरटी में जो जितना दिया हुआ है क्लास 7th की, उससे ज़्यादा प्रश्न नहीं बनते, इसलिए मैंने इस टॉपिक को नहीं उठाया। तो चलिए प्रारंभ करते हैं भूकंप से। भूकंप कैसे आता है? इंग्लिश में इसे अर्थक्वेक कहा जाता है। जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं तो उनके आपस में टकराने से ही भूकंप आता है, कंपन उत्पन्न होता है। ठीक है, इसमें सीधे हम क्वेश्चंस पर चलते हैं जो क्वेश्चन बनते हैं। दो शब्द यहाँ पर देखिए, फोकस क्या है और एपिसेंटर क्या है। जब दो प्लेटें आपस में जिस टकराती हैं, कंपन जहाँ से कंपन प्रारंभ होता है, जो सेंटर है, जो केंद्र है, उस स्थान को फोकस या हाइपोसेंटर के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, जिस स्थान पर कंपन हो रहा है तो जो केंद्र है जहाँ से तरंगे उत्पन्न हो रही हैं, तीन प्रकार की तरंगे होंगे भी, तो ये जो तरंगे आप देख रहे हैं, ये चारों ओर तरंगे निकल रही हैं ये, तो ये जो तरंगे जिस स्थान से ओरिजिनेट हुई हैं, जिस स्थान से ये तरंगे निकली हैं, उस स्थान को फोकस कहा जा रहा है। ये मेन फोकस या इसको हाइपोसेंटर कहा जाता है, हिंदी में उद्गम केंद्र कहा जाता है। ये देखिए जहाँ से कंपन आरंभ हो रहा है। ठीक है, अब ये जब कंपन आरंभ होगा तो पृथ्वी के सतह पर पहुँचेगा।
ठीक है। तो पृथ्वी की सतह पर सबसे कम समय में जहाँ पर पहुँच जाएगा, पृथ्वी की सतह पर सबसे कम समय पर जहाँ पर पहुँच जाएगा उसको क्या कहा जाएगा, इपी सेंटर कहा जाएगा। कम समय पर कहाँ पर पहुँचेगा, समझ में आ रहा है आपको, गणित के बारे में थोड़ा जानकारी होगी कि ये सबसे कम दूरी 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए पूरी करेगा, यानी आपके सब सीधे लंबवत। तो ये अपने लंबवत एकदम जस्ट ऊपर ही सबसे जल्दी पहुंच जाएगा। आप देख सकते हैं, इसको मान लीजिए यहाँ से इसको यहाँ जाना है तो इसको इसकी लंबाई ज़्यादा हो जाएगी, दूरी ज़्यादा तय करनी पड़ेगी। अगर इसको यहाँ से यहाँ जाना है तो इसको ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी, काफ़ी दूरी। लेकिन इसकी सबसे नज़दीकी, पृथ्वी की सतह पर इस स्थान से सबसे जो नज़दीकी बिंदु है वो ये है, इसीलिए इस स्थान को इपी सेंटर कहा जाता है, हिंदी में अधिकेंद्र कहा जाता है। लिखा हुआ है उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को, जो सबसे नज़दीकी स्थान होता है उसको इपी सेंटर कहा जाता है, और इसी स्थान पर सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जाएगा। जैसे इस स्थान से आप दूर जाते जाएंगे तो उसका नुकसान जो है, भूकंप आने के परिणाम स्वरूप जो नुकसान हुआ है वो कम होता चला जाएगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है भूकंप का जो मापन किया जाता है, भूकंप आया कि नहीं आया, इस बात का मापन जब जिस हम यंत्र से करते हैं उसको सीस्मोग्राफ के नाम से जाना जाता है। सीस्मो शब्द से ही भूकंप बना है, और सीस्मोलॉजी के अंतर्गत हम भूकंप विज्ञान को सीस्मोलॉजी कहा जाता है, यानी जिस साइंस के अंतर्गत भूकंप का अध्ययन किया जाता है उसको सीस्मोलॉजी कहा जाता है। जबकि जिस यंत्र से इसका मापन भूकंप का किया जाता है उसको भूकंप लेखी यंत्र, हिंदी में, इंग्लिश में सीस्मोग्राफ कहा जाता है। सीस्मोग्राफ के बारे में थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझिए। यहाँ पर रोटेटिंग ड्रम है, रोटेटिंग ड्रम क्या करेगा, रोटेट होगा, घूमेगा, इसमें कागज़ लगा हुआ है, ऊपर से वेट रखा हुआ है, इसमें वायर बंधा हुआ है, यहाँ पर ये पेन के जैसे कि कुछ संरचना यहाँ पर बनी हुई है। बाकी इसको सबको सेट कर दिया गया है एक फ्रेम में। जब कंपन होगा तो कंपन होने के बाद ये क्या होगा, ये रोटेट करने लगेगा, ये रोटेटिंग ड्रम है, ये रोटेट करने लगेगा। ठीक है। और ये कंपन करेगा ऐसे ऐसे करके, जब ऐसे ऐसे कंपन करेगा तो आप नीचे देख रहे हैं कि इस तरह करके ये क्या करेगा, ऐसे लकीर बनाएगा। ठीक है। बाद में इस पेज को निकाल लिया जाएगा। ठीक, निकालने के बाद क्या किया जाता है हम आपके बताते हैं आगे चल करके। तो भूकंप का जो मापन है वो किससे किया जा रहा है, सीस्मोग्राफ यंत्र से किया जा रहा है। कुछ आधुनिक सीस्मोग्राफ को हम देख लेते हैं। ये आधुनिक मशीनें हैं सीस्मोग्राफ की, काफ़ी महीन बारीकी से भूकंप का अध्ययन कर लेती हैं, एकदम महीन कंपनों को भी रिकॉर्ड कर सकती हैं। तो भूकंप का मापन तो हमने किया था किससे, सीस्मोग्राफ से, लेकिन भूकंप कितना आया है इस बात की जानकारी हमको रिक्टर स्केल से पता चलती है। रिक्टर नामक वैज्ञानिक आएंगे, स्केल बनाएंगे। हमने अभी आपको बताया पीछे कि हमने देख तो लिया कागज़ में कि इतना सारा यहाँ से यहाँ तक खींच गया है, यहाँ से यहाँ तक ये लकीर बन गई, लेकिन लकीर से हमें कितना पता चलेगा, हमें बताना है किसी की कितना भूकंप आया, तो कैसे बताएंगे, उसको व्यक्त कैसे करेंगे। तो उसको व्यक्त करने के लिए इसकी माप की जाएगी। इसकी माप करने के लिए एक पैमाना विकसित किया है हमने, उसे रिक्टर स्केल कहा जाता है। तो रिक्टर स्केल से याद रखिए भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है, जबकि भूकंप का मापन जो किया जाता है वो सीस्मोग्राफ से किया जाता है। अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड स्केल है ये। ठीक है। कैसे, ये कितना हमारे लिए हार्मफुल है इसको हम देखते हैं। आप देख रहे हैं कि जब भी इसमें रिकॉर्ड किए जाएंगे कंपन 1 से लेकर के 2 तक तो माइक्रो होंगे, कुछ समझ में ही नहीं आएगा। 2 से 4 के बीच में जब आप जाएंगे तो माइनर होंगे। और देखिए गमला है, ये गमला में जो फूल रखा हुआ, फूल हल्का सा सेक करेगा, हिलेगा। इधर इसमें आप जाएंगे 3 से 4 में ज़्यादा ये हिलने लगेगा। आप जाएंगे आगे 4 से 5 के बीच में तो ये गमला वमला जो किताबें हैं नीचे गिर जाएंगी, इतना झटका महसूस होगा। 5 से ऊपर आप जाएंगे तो आपका घर जो है ये हल्का सा सेक करेगा, ये हिलेगा। ठीक है, लेकिन खास में इसको नुकसान नहीं होगा, मॉडरेट है ये। और 6 से ऊपर आप जाएंगे, अब आपको यहाँ से नुकसान होना प्रारंभ हो जाएगा, यहाँ से आपको आपकी जान को भी जोखिम हो सकता है। तो देखिए घर के कुछ ये टाइल्स वगैरह खिसक गई हैं, टूट भी गया है कुछ, बल्लियाँ वगैरह। 7 से ऊपर जाएंगे तो खंभा वगैरह आपका चरमरा गया, नुकसान हो रहा है, घर में काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गया है। 8 से ऊपर फिर आपको जान माल का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। ठीक है, खंभे टूट गए हैं, घर गिर गया है, गाड़ियाँ टूट गई, सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो रही हैं। तो इस तरह से ये थोड़ा सा दिमाग में आपको रखना है कि 6 से ऊपर आपके लिए हार्मफुल होता है, जैसे जैसे इसकी मैग्नीट्यूड बढ़ता जाता है, और उससे नीचे हमको नुकसान ये नहीं पहुँचाता है। भूकंपी तरंगों को अध्ययन करते हैं। भूकंपी तरंगें 3 प्रकार की होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और लार्ज वेव्स। ये 3 प्रकार की होती हैं, जिनमें से प्राइमरी ऐसी वेव्स होती हैं जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, यानी अनुदैर्ध्य होती हैं। आप प्राइमरी वेव्स को देख रहे हैं, ऐसे ऐसे करके ये चलती हैं। ठीक है, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी तरंगें
अनुदैर्ध्य तरंगों की भांति कार्य करती हैं। तो आपको बताना है प्राइमरी या लॉन्गिट्यूडनल वेव्स अनुदैर्ध्य तरंगों की भांति कार्य करती हैं। इनको पी वेव्स भी कहा जाता है। ऐसे ऐसे करके देखिए चल रही हैं, ऐसे ऐसे करके। सेकेंडरी वेव्स इस तरह से चल रही हैं, यानी अनुप्रस्थ तरंगों की भांति कार्य करती हैं सेकेंडरी वेव्स। इसके बाद लार्ज वेव्स जो हैं इस तरह से चलती हैं और ये भूपृष्ठ पर चलती हैं, इस वजह से इनको लार्ज वेव्स कहा जाता है, या भूपृष्ठ पर ये हमको दिखाई देती हैं, प्रदर्शित होती हैं। इनके बारे में डिटेल से स्टडी हम अगले जब टीजीटी भूगोल पढ़ेंगे वहाँ पर करवाएंगे। आपको यहाँ पर बेसिक से जानकारी रखना है। यहाँ से प्रश्न बनते हैं, याद रखिएगा। अनुदैर्ध्य तरंगे की भांति कौन काम करता है, अनुप्रस्थ तरंगों की भांति कौन करता है। 3 प्रकार के तरंगे, जब भूकंप किसी स्थान पर उत्पन्न होता है वहाँ पर 3 प्रकार की तरंगे वहाँ से निकलती हैं, ठीक है, और यही आगे चल करके हमें नुकसान पहुँचाती हैं। तो इस तरह से भूकंप से मेन प्रश्न हो गए। भूस्खलन, लैंडस्लाइड को समझना है। भूस्खलन भी पृथ्वी के अंतर जनित बल के कारण ही उत्पन्न होता है। लैंड यानी जमीन स्लाइड हो जाए, जब खिसक जाए, ठीक है, जब जमीन खिसक जाए उसको ही लैंडस्लाइड कहा जाता है। देखिए पर्वत है यहाँ पर, पृथ्वी के अंदर खिंचाव होने की वजह से ये पर्वतों में क्या हुआ है, खिसकाव उत्पन्न हो गया और ज़मीन नीचे खिसक गई है, ये खिसक करके आ गई है। तो इस तरह से कैसे मेनली होता है, आप पर्वतीय क्षेत्रों में देखते होंगे अक्सर। तो ऐसा क्षेत्र, ऐसा जो घटना है वो अक्सर होती अतिवृष्टि के कारण, ज़्यादा बरसात हो जाती है तो इस तरह की आपको चीज़ें दिखाई देती हैं। इनको रोकने के क्या क्या उपाय हैं इसको हम जान लेते हैं। सबसे पहला इसका उपाय है सघन वृक्षारोपण। ये मान लीजिए पर्वत है, यहाँ पर किनारे किनारे हम इस पूरे क्षेत्र में सघन वृक्षारोपण कर देंगे तो पर्वतों की पर्वतों में पाए जाने वाले जो वृक्षों की जड़ें हैं वो इन पत्थरों को अपने आप को मतलब पकड़ लेंगी, कैप्चर कर लेंगी और इस वजह से इन पत्थरों को नीचे लुढ़ा करके जाने नहीं देंगी। दूसरा एक काम ये कर सकते हैं कि हम यहाँ पर किनारे किनारे एक दीवार बना दें, ऐसे ऐसे करके एक मोटी दीवार बनाएं। जैसे ये रेलवे लाइन गई हुई है तो मोटी दीवार हम यहाँ पर बना सकते हैं जिससे ये पत्थर खिसक करके नीचे न जाए। तो ये दूसरा तरीका है लैंडस्लाइड रोकने का। और तीसरा तरीका आपको चित्र में यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आपको स्वयं समझना है। लोहे का एक जाल बिछा दिया गया है और इस जाल से ये पत्थर नीचे लुढ़क करके नहीं जा सकते। तो ये 3 तरीकों से हम क्या कर सकते हैं, इसको रोक सकते हैं। इस टॉपिक के अंतर्गत हमने पृथ्वी के बाह्य जनित बल यानी एक्सोजेनिक फोर्स के 3 टॉपिकों को लिया है, जिनमें से पहला होगा नदी अर्थात बहता जल, दूसरा होगा समुद्री तरंग और तीसरा होगा पवन। इन तीनों के द्वारा क्या क्या वर्क किए जा रहे हैं, क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं और किन प्रमुख स्थलाकृतियों का पृथ्वी की सतह पर निर्माण किया जा रहा है, इसका अध्ययन हम करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहले नंबर पर हम नदी के द्वारा निर्मित इन स्थलाकृतियों के बारे में अध्ययन करेंगे, जिनमें से जलप्रपात, वाटरफॉल, विसर्प, मेंडर्स, चाप झील या गोखुर झील, ऑक्सबो लेक, वितरिका, डिस्ट्रीब्यूटरी तथा नदी मोहना को हमने शामिल किया। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले वाटरफॉल से। वाटरफॉल कैसे बनता है, इस चित्र को देखिए। यहाँ पर एक हार्ड रॉक कठोर चट्टान है और यहाँ पर एक सॉफ्ट रॉक यानी मुलायम चट्टान है। हार्ड रॉक से जब नदी गिरेगी नीचे की ओर तो ये सॉफ्ट रॉक अपने आप क्या हो जाएगी, कट जाएगी धीरे धीरे और कट करके इसमें गड्ढा बनेगा। धीरे धीरे किसी प्रकार से ये गड्ढा का जो गहराई है वो बढ़ती जाएगी, ठीक है, और इसके बढ़ते बढ़ते इसकी जो लंबाई है जल की ये भी बढ़ती जाएगी और इस तरह से एक वाटरफॉल यानी जलप्रपात का निर्माण हो जाएगा। तो जलप्रपातों के बारे में बेसिक सी जानकारी आपको हो गई। अब जलप्रपातों से आने वाले फैक्ट्स के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एंजल जलप्रपात। एंजल जलप्रपात दुनिया का सबसे ऊंचा झरना है। 979 मीटर, लगभग 1 किलोमीटर के आसपास ऊंचा है। एटलस उठा करके आप देखेंगे दक्षिण अमेरिका का मानचित्र, तो उसके पॉलिटिकल मैप में दक्षिण अमेरिका के सबसे उत्तर दिशा में एक आपको देश दिखाई देगा जिसको वेनेजुएला कहा जाएगा। तो वेनेजुएला में स्थित है एंजल जलप्रपात और ये दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात या झरना है। इसके बाद अगला एक जलप्रपात है नियाग्रा वाटरफॉल। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ पर है, कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में एक नदी बहती है जिसका नाम सेंट लॉरेंस नदी है। इसी नदी पर ये जलप्रपात है। अगर आपसे लोकेशन पूछता है तो मेनली आपको संयुक्त राज्य अमेरिका में बताना है। इस जलप्रपात को कहाँ पे बताना है, संयुक्त राज्य अमेरिका में बताना है। अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है और दुनिया में जो तमाम सारे पर्यटक हैं इस जगह पर जाते हैं और इसकी प्राकृतिक सुंदरता का लुत्फ उठाते हैं। नेक्स्ट हमारा जो जलप्रपात है उसे विक्टोरिया जलप्रपात के नाम से जाना जाता है।
विक्टोरिया जलप्रपात, आप अफ्रीका का मानचित्र उठाएंगे, उसमें दक्षिण पूर्व में आप जाएंगे तो वहाँ पर दो देश आपको दिखाई देंगे मोजाम्बिक चैनल के आसपास, जाम्बिया और जिम्बाब्वे। इन दोनों देशों से एक नदी होकर गुजरती है जिस नदी को जाम्बेजी नदी कहा जाता है। ये नदी वो गुजर रही है और जाम्बेजी नदी जा करके इस जलप्रपात का निर्माण करती है। ये जलप्रपात दुनिया का सबसे लंबा जलप्रपात है, देख रहे हैं आप इसकी लंबाई, तो इसका नाम है विक्टोरिया जलप्रपात। तीनों जलप्रपातों की लोकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें फैक्ट रट लीजिए। आगे चलते हैं। एक दूसरा नदी के द्वारा बनाया गया संरचना है, उसको विसर्प या मेंडर्स के नाम से जाना जाता है। मेंडर्स कब बनते हैं, विसर्प कब बनते हैं? तो विसर्प के नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, इसको सर्प यहाँ पर लिखा हुआ है और सर्प की तरह ये देखिए बना भी हुआ है। तो सर्प की तरह ये कब बनेगा? इसके पीछे दो कारण हैं। पहला कारण यह है कि जब नदी का ढाल मंद पड़ जाता है, नदी के मंद ढाल होने की वजह से यह सीधे ना बह करके टेढ़े मेढ़े सांप की तरह बहने लगती है। और दूसरी बात, इसमें अवसाद का जमाव अत्यधिक हो जाता है, इसका कारण भी ये इसका मोड़ होता है। तो दो कारण है, अवसादी बोझ भी अधिक बढ़ गया है और इसका ढाल भी मंद हो गया है, इस कारण से वो इस प्रकार से चल रही। याद रखिए, अगर अवसादी बोझ अधिक होता और इसका ढाल जो है तीव्र होता तो भी वो इस तरह से नहीं मुड़ती, वो सीधे उस अवसाद को बहा करके ले जाती। तो इसके दो कारण आपको बताए गए हैं, इन कारणों को समझ लीजिए। बोझा अधिक है और ढलान कम है, इस कारण से वो इस प्रकार से सांप की तरह चलती है। इसको नदी विसर्प या मेंडर्स के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं। इसी नदी विसर्प के द्वारा एक तीसरी संरचना का निर्माण किया जाएगा, उसे ऑक्सबो लेक के नाम से जाना जाता है। इसको अध्ययन करते हैं। चाप झील या गोखुर झील यहाँ पर बन रही है। गोखुर का मतलब समझते हैं, गाय का जो खुर होता है उसको गोखुर कहा जाता है, यानी गाय का जो पैर जब वो ज़मीन में रखती है उसका डिज़ाइन ऐसा ही कुछ होता है। इसे गोखुर झील या चाप झील, चाप जैसा बना हुआ है इसलिए चाप झील कहा जाता है। कैसे बनता है इसके बारे में अध्ययन करते हैं। अभी अभी आपको बताया गया ये मेंडर्स का चित्र बना हुआ है, मेंडर्स है। मेंडर्स में होता क्या है, जब यहाँ से जल आएगा नदी का बहते हुए तो वो इस जगह पर ठोकर मारेगा और इस जगह पर जब ठोकर मारेगा यहाँ पर बार बार कटाव करेगा तो कटाव ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। ठीक है, इसी तरह से ये नदी का जल आगे बढ़ करके फिर इधर से आएगा और इस स्थान पर ठोकर मारेगा और इस ठोकर की वजह से इस जगह पर भी ये जो घेरा बना हुआ है इस जगह पर भी कटाव हो जाएगा। धीरे धीरे ये कटाव बढ़ता जाएगा इधर से भी और इधर से भी, और एक ऐसा समय आएगा ये दोनों क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे, जैसे इस चित्र में आप देख रहे हैं। और मिलने के बाद ये जल इस तरफ से घूम करके न जाएगा बल्कि किधर चला जाएगा, सीधे सीधे चला जाएगा। ठीक है, और जब सीधे सीधे जाने लगेगा तो ये इस जो एरिया है ये क्या हो जाएगा, धीरे धीरे इस स्थान से कट जाएगा और अलग हो जाएगा और इस प्रकार से बनी झील को ऑक्सबो लेक या गोखुर झील के नाम से जाना जाता है। अगली संरचना हमारी है वितरिका, डिस्ट्रीब्यूटरी। डिस्ट्रीब्यूशन शब्द से बना हुआ है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, चीज़ों को बांट देना। तो डिस्ट्रीब्यूटरी को जानने से पहले आप ट्रिब्यूटरी को जान लीजिए। ट्रिब्यूटरी आप सब लोग जानते ही होंगे कि जब एक मुख्य नदी होती है, जैसे मान लीजिए मुख्य नदी है, तो इस नदी के चारों ओर तमाम सारी नदियाँ इसमें आकर के मिल रही हैं, अपना पानी इसमें लाकर गिरा रही हैं। तो इस प्रकार की नदियों को ट्रिब्यूटरी या सहायक नदी के नाम से जाना जाता है। एक मुख्य नदी हो गई, उसके अगल बगल तमाम छोटी छोटी नदियाँ उसमें पानी अपना गिरा रही हैं, इन नदियों को सहायक नदी या ट्रिब्यूटरी कहा जाता है। इसके विपरीत ही जब कोई नदी कई भागों में बट जाती है, उसका डिवीज़न हो जाता है, इधर उधर वो कई शाखाओं में बट जाती है, इस प्रकार से इन शाखाओं को डिस्ट्रीब्यूटरी या वितरिका कहा जाता है। वितरिका का मतलब ही होता है वितरण से शब्द से बना है, यानी बांट दिया जाएगा। और ये वितरण कब होगा, ये वितरिका कब बनेगी, जब इसका ढाल धीमा हो जाएगा या इसका जो बहाव है वो मंद पड़ जाएगा। ये देख लिखा हुआ, प्रवाह धीमा हो जाएगा तो नदी अनेक धाराओं में बढ़ जाएगी और इसी से आगे जा करके फिर भी डेल्टा का निर्माण किया जाएगा। ये देखिए नदी डेल्टा का निर्माण हो गया। नदी डेल्टा के बारे में समझते हैं। ये नदी यहाँ से बह करके आ रही है और इसके भी वही सारे पुराने कारण हैं कि नदी का अवसाद अत्यधिक हो जाने की वजह से उस अवसाद को, उस मलबे को अपने रास्ते में ही ये रख देती है, गिरा देती है। जब मलबे को रास्ते में गिरा देती है तो जो नदी की धारा है वो मलबे को छोड़ करके अगल से और बगल से निकल जाती है। यहाँ पर उसने अपना मलबा इकट्ठा किया है तो इधर से उसकी धारा विभाजित हो गई और इधर से उसकी धारा विभाजित हो गई।
यही क्रम आगे चलता रहता है। देखिए यहाँ पर आएगी और यहाँ पर आने के बाद भी मलबा को यहाँ पर गिराएगी और इसके बाद इधर उधर से ये धारा निकल जाएगी। आगे जाने के बाद फिर यही घटना होती है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक, इस तरह से इधर साइड भी यही सारी घटनाएं होती हैं। इस प्रक्रिया के द्वारा एक चित्र बनता है, एक डिजाइन बनती है। और डिजाइन कैसी बनती है? एक त्रिभुजाकार आकृति आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, एक त्रिभुजाकार यहाँ पर एक आकृति आपको दिखाई दे रही है। इस त्रिभुजाकार आकृति को ही क्या कहा जाता है? डेल्टा कहा जाता है। डेल्टा इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि ग्रीक जब आप लैंग्वेज लेंगे, उसके वर्णमाला आप देखेंगे, उसकी वर्णमाला में जो ABCD होता है यानी D यानी चौथे नंबर वाला जो वर्ण होता है वो उसको डेल्टा कहा जाता है। डेल्टा आपने मैथ में पढ़ा होगा। तो डेल्टा त्रिभुजाकार होता है, इसलिए इस त्रिभुजाकार संरचना को भी डेल्टा के नाम से पुकारा जाता है। तो डेल्टा का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा जो है सुंदरबन का डेल्टा, ये आप सबको पता है, क्योंकि इस सुंदरबन के डेल्टा को गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदियां बनाती हैं, इसलिए गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा भी कहा जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। किन देशों में है? मुख्य रूप से ये बांग्लादेश में है। देखिए इसका ज़्यादातर परसेंटेज बांग्लादेश में आपको दिखाई दे रहा है और इसका कुछ भाग या उसका सेकेंड जो पोर्शन है वो इंडिया में पाया जाता है। तो भारत और बांग्लादेश 2 देशों में स्थित है। इसको सुंदरबन का डेल्टा कहा जाता है। सुंदरबन का डेल्टा क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर सुंदरी नामक वृक्ष की अधिकता होती है। इस तरह से आपका पहला टॉपिक कंप्लीट हुआ। दूसरे टॉपिक को हम देखते हैं, समुद्री तरंग के कारण। समुद्र की जो धारा है, समुद्र के जो लहरें हैं वो किस प्रकार से समुद्र के किनारे पर तमाम सारी संरचनाओं का निर्माण करती है, उन संरचनाओं को देखते हैं। कौन कौन सी हैं वो संरचनाएं? पहले नंबर पर समुद्री गुफा, सी केव्स, तटीय मेहराब, सी आर्चेस, स्टैक और सी बीचेज यानी समुद्री पुलिन। 4 संरचनाओं के बारे में देखते हैं। नंबर 1 पर समुद्री गुफा। समुद्री गुफा कैसे बनती है? जब समुद्र के किनारे पर्वत पाए जाते हैं, पहाड़ पाए जाते हैं, इन पहाड़ों में धीरे धीरे पतली पतली दरारें पड़ती हैं और इन पतली दरारों से बार बार समुद्री जल टकराता है। टकराने की वजह से ये दरारें धीरे धीरे बड़ी होने लगती हैं और इसका साइज़ धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। जब ये साइज़ अभी और ज़्यादा बड़ा हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है, ठीक है, तो उसको समुद्री गुफा या सी केव के नाम से जाना जाता है। समुद्री गुफा का जब आकार और ज़्यादा बढ़ जाता है और ये टूट करके अलग हो जाती है, इस प्रकार से ये इस भूखंड से जब अलग हो गई है तो इसको इसमें एक नई संरचना का निर्माण होगा जिसको तटीय मेहराब कहा जाता है। मेहराब का मतलब इस तरह से दरवाज़ा टाइप, जैसे घर में आप जाते हैं दरवाजे में प्रवेश करते हैं, उसी तरह से दरवाज़ा के जैसे जब संरचना बन जाती है इसको तटीय मेहराब कहा जाता है। तटीय मेहराब की अगली जो संरचना बनेगी, यानी ये तटीय मेहराब थी, यहाँ पर ऐसे करके थी और इसका यहाँ से टूटना, इसके टूट जाने के बाद ये जो है खंभा की ही तरह बच गया है। आप देख रहे हैं जैसे ये यहाँ से टूट जाएगा आगे चल करके और इसके टूटने के बाद ये एक आपको खंभा की तरह ऐसा दिखाई देगा। इस संरचना को क्या कहा जाएगा? स्टैक कहा जाएगा। अगली एक संरचना है समुद्री पुलिन, सी बीचेस। आपने बीच के बारे में खूब सुना होगा, फिल्मों में देखा भी होगा, ठीक है। तो सी बीच क्या होता है? तो समुद्र के किनारे ऐसे क्षेत्र जहाँ पर बालू के क्षेत्र होते हैं, उन क्षेत्रों को ही क्या कहा जाता है? बीच या पुलिन कहा जाता है, समुद्री पुलिन कहा जाता है। आप खुद सोचिए, ऐसे स्थानों पर जहाँ पर समुद्र का किनारा इस तरह से बालूनुमा होगा या बालू से युक्त होगा, ऐसे स्थानों पर ही आप घूमना फिरना नहाना पसंद करेंगे। बाकी जहाँ पर कीचड़ होगा, गंदगी होगी, वहाँ पर नहाना पसंद नहीं करेंगे। तो इस ऐसे स्थानों को पर्यटन के लिए जाना जाता है। तीसरा टॉपिक हमारा है पवन। पवन मुख्य रूप से कहाँ पर कार्य करती है? मुख्य रूप से रेगिस्तानी क्षेत्रों में कार्य करती है। तो इसके द्वारा बनाए गए संरचनाओं को हम देखते हैं। 3 संरचनाएं हैं, छत्रक सेल, मशरूम रॉक, बालू टिब्बा, सैंड डून्स और लोयस। तो चलिए छत्रक सेल की बात करते हैं। छत्रक सेल क्या होता है? इस संरचना को देखिए। ये संरचना जो है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको बड़ी सी चट्टान दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पर पतली सी चट्टान दिखाई दे रही है। रियल में अगर देखें, इसके पीछे जाएंगे, इसके पहले जाएंगे, तो ये यहाँ से यहाँ तक पूरी एक चट्टान हुआ करती है, ऐसे करके ये पूरे इस क्षेत्र में चट्टान हुआ करती है। इधर साइड भी आप जाएंगे तो यहाँ पर इस क्षेत्र में पूरी चट्टान हुआ करती थी, ठीक है। लेकिन होता ये है कि आप देख रहे होंगे कि इसका कलर अलग है और इसका कलर अलग है, 2 अलग रंगों से निर्मित है और 2 अलग पदार्थों से निर्मित भी हैं। ये मुलायम चट्टान से निर्मित है, जबकि ये कठोर पदार्थों से मिलकर के बनी होती है। ऐसी दशा में होता क्या है? रेगिस्तानी प्रदेशों में बालू
युक्त जब हवाएं चलती हैं तो बालू उसमें नीचे पाई जाती है। ठीक है, तो बालू जब क्या करेगी, इस चट्टान से बार बार टकराएगी, तो टकराने के परिणाम स्वरूप क्या करेगी, इसमें कटाव लाएगी। क्यों इसमें कटाव आ रहा है, क्योंकि ये चट्टान कैसी है, मुलायम चट्टान है, इस वजह से इसमें जल्दी कटाव आ जाता है। जबकि ऊपरी चट्टान में कटाव नहीं आ पाता है। क्यों नहीं आ पाता है, क्योंकि ये कठोर सैलों से निर्मित है। इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप इस प्रकार की एक संरचना बनेगी। और ये संरचना कैसी बनती है, मशरूम की तरह ये संरचना बनती है, इसलिए इसको मशरूम रॉक या छत्रक सैल भी कहा जाता है। एक दूसरी संरचना है बालू टिब्बा या सैंड ड्यून्स, इनको कहा जाता है। बालू टिब्बा का मतलब सीधा सा ये है कि आंधी आएगी रेगिस्तानी क्षेत्र में, और आंधी आने की वजह से रेत उड़ करके जाएगी और दूसरे स्थान पर एक टीले का रूप ले लेगी। ये टीले की अलग अलग डिजाइनें आपको यहाँ पर दिखाई जा रही हैं चित्र के माध्यम से। इनमें से एक सैंड ड्यून आपके लिए इम्पोर्टेंट है, उसकी हम चर्चा करेंगे, बाकी आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। देखिए, ये सैंड डून है, इसको बरखान कहा जाएगा, इसको पैराबोलिक डून्स इनको कहा जाएगा। तो इसके बाद यहाँ पर देखेंगे ट्रांसवर्स डून्स, लॉन्गिट्यूडनल डून्स, ये खास आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, हम सिर्फ बात इसकी करेंगे, बरखान की। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। बरखान से प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न आपसे कैसे पूछा जाएगा, बालू के बने अर्धचंद्राकार टीलों को किस नाम से जाना जाता है। तो इन्हें आप बताना है। आप क्या बताएंगे कि इन्हें बरखान कहा जाता है। अर्धचंद्राकार टीले हैं, आप देख सकते हैं, आधे चांद की तरह ये दिखाई दे रहे हैं। अब इनसे संबंधित प्रश्न कैसे बनते हैं, इस पर बात करते हैं। पहली बात है कि आप हवा की डायरेक्शन को देखिए, विंड डायरेक्शन, इधर से हवा चल रही है और इधर की ओर एरो लगे हुए हैं। ठीक है, तो जिधर की ओर हवा चल रही है, हवा की डायरेक्शन क्या है, इधर, तो इधर की ओर हवा जा रही है, जिधर की ओर हवा जाती है उधर ही इस प्रकार के अर्धचंद्राकार टीलों का स्लिप फेस होता है। स्लिप फेस का मतलब क्या होता है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दो ढलान इसमें दिखाई देते हैं। एक ढलान काफ़ी दूर तक जा रहा है और एक ढलान क्या है, खड़ा ढलान। इसको खड़ा ढलान कह सकते हैं, इसको लेटा हुआ ढलान कह सकते हैं। तो खड़े ढलान का जो मुख होता है हमेशा किधर की ओर होता है, जिधर वायु की दिशा होती है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इधर से हवा आ रही है, जब यहाँ से हवा आएगी तो अपने साथ रेत को लेके आएगी, रेत यहाँ पर टकराएगी और टकरा करके इधर साइड फैलती जाएगी। ठीक है, इधर फैलती जाएगी। इसकी वजह से ही यहाँ पर ये लंबा सा क्षेत्र बन गया है, या ये पसरा हुआ क्षेत्र बन गया है। जबकि इधर साइड हवा अपने साथ बालू को लाएगी नहीं, इस वजह से ये ऊंचा क्षेत्र बन गया है। दूसरी एक बात यहाँ पर ये ध्यान देने योग्य है कि ये दून मूवमेंट भी करते हैं, इनकी डायरेक्शन है इधर की ओर। आप देखेंगे बार बार यहाँ पर पड़ेगी बालू, ये बालू पड़ेगी तो यहाँ पर गिरती जाएगी और इस तरह से आगे स्लिप करते जाएंगे। इधर की बालू उठ करके ऊपर चढ़ती चली जाएगी और इस तरह से ये मूवमेंट करके आगे की ओर बढ़ता चला जाएगा। इसको और आप देख सकते हैं गौर से, इस प्रकार के चित्र आपने फिल्मों में खूब देखे होंगे। तो ये इसका क्या है, खड़ा ढाल है, ये खड़ा ढाल है। इस चित्र को देख करके हम क्या पता लगा सकते हैं कि हवा की दिशा क्या किधर से है। तो हवा की दिशा आप चित्र को देख करके पता लगा रहे हैं कि इधर से इधर की ओर। पिछले चित्र के जस्ट विपरीत इसमें हवा चल रही है, तभी इसमें खड़ा ढाल इधर की ओर बना हुआ है। अगला लास्ट टॉपिक है हमारा लोयस। लोयस मैदान क्या होता है, रेगिस्तान से जब बालू के कण रेगिस्तानी क्षेत्र को पार करके किसी समतल मैदान में पहुंच जाते हैं और पहुंच करके वहां पर गिर जाते हैं। इस दशा में काफ़ी दूर दूर के क्षेत्रों में आप देख रहे हैं, काफ़ी दूर दूर तक इन क्षेत्रों में, यानी समतल मैदान ऑलरेडी पहले से था, उस जगह पर रेत के महीन कण रेगिस्तानी क्षेत्रों से उड़ करके आए हैं और गिर गए हैं। इस तरह से बनी संरचना को, इस तरह से बने समतल मैदान को हम लोयस मैदान के नाम से जानते हैं। लोयस मैदानों के बारे में आप एक एग्जाम्पल देख सकते हैं कि आपने गोबी डिजर्ट के बारे में पढ़ा होगा, गोबी मरुस्थल के बारे में पढ़ा होगा, मंगोलिया में है। मंगोलिया के दक्षिण में चाइना लगता है और मंगोलिया के रेगिस्तान से इस प्रकार की हवाएं चलती हैं और हवाएं चल करके रेगिस्तान को उड़ा करके लाती हैं और उत्तरी चीन के आसपास के किनारों पर उस रेत को जमा कर देती हैं और इस प्रकार से बनने वाली जो मैदान है वहाँ पर लोयस मैदान का निर्माण होता है। और उसी लोयस मैदान के आसपास के क्षेत्रों से हुआंगहो नदी का मतलब निकलना होता है, वहीं से हुआंगहो नदी निकलती है। तो इस तरह से आपका ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगले टॉपिक में हम देखेंगे वायु के बारे में, और टेट के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है।
इसको मिस मत करिएगा। वायुमंडल का संगठन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, भूमंडलीय तापन, इनको एकदम बेसिक से हम समझेंगे। संरचना क्या है, संरचना से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। मौसम एवं जलवायु, पवन एवं संचार, वर्षा के प्रकार, बहुत बड़ा टॉपिक है, थोड़ा सा बड़ा वीडियो हो सकता है लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर मेहनत हमारी आपको पसंद आ रही है तो कृपया लाइक शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि हमारा नया चैनल है। अगली वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।